एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा होता है वो सितंबर 2021 तक का ही होता है। तो हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का डेटा होगा, जिसमें कि पूरे वित्तीय वर्ष का डेटा होगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 13 चैप्टर है। उसमें कई 13 चैप्टर में कई तथ्यों एवं डेटा का चर्चा की गई है। मैं उन्हीं डेटा एवं तथ्यों को चर्चा में आपके साथ करूंगा जो जिसमें कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो आगे आने वाले जो एग्जाम है बीपीएससी पीटी तथा जो सीडीपीओ का जो प्रारंभिक परीक्षा, उसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावना है। तो हम क्वेश्चन के अप्रोच पे आते हैं। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डेटाबेस क्वेश्चन होगा, जो कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 2021 में जो बिहार का शक्कर राज शक्कर घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई है 2.5%। तो जो डेटाबेस जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें इकोनॉमी सर्वे तथा बिहार बजट में जो भी टर्म यूज होता है उस टर्मोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि टर्मोलॉजी यूज हुआ ई लोटस, तो ई लोटस पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए जो ई लाइब्रेरी है उससे संबंधित है। तो ये जो जितने भी तथ्य हो गए, डेटा हो गया तथा जो योजना का नाम रहेगा उससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो ये सब जो अप्रोच है उसको आपको अडोप्ट करते हुए पढ़ाई करना कि जिससे भी क्वेश्चन आए जिस पर कि 100% आप क्वेश्चन को आंसर कर सकें। अब इकोनॉमिक सर्वे पे हम आते हैं। जो बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो शक्कर घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि हुई है 2.5% है, तो जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हम लोग देखते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे या भी दूसरे राज्यों में जो नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिहार में देखते हैं जो शक्कर घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 2.5% वृद्धि दर्ज की गई है। अगर प्रति व्यक्ति शक्कर घरेलू उत्पाद हम लोग देखते हैं तो 50,555 रुपया आता है, जो कि आपको याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन से पूछा जाए। शक्कर घरेलू उत्पाद में जो योगदान होता है वो प्राइमरी सेक्टर का 19.2%, सेकेंडरी सेक्टर का 19.5 तथा टर्सरी सेक्टर का 61.2। प्राइमरी सेक्टर में आ गया जितने भी एग्रीकल्चर एवं एलाइड सर्विसेज हो गए, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जितना भी निर्माण एवं विनिर्माण का जो सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जितना भी सर्विस सेक्टर है जैसे कि होटल हो गया, टूरिज्म हो गया, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आ गए। तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का, उसमें प्राइमरी सेक्टर का है। तो इस थोड़ा याद रखिए कि टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में सकल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट का योगदान रहा है। राज्य के द्वारा जो कुल व्यय जो किया गया है वो 1,65,696 है कुल एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय जिसको कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग पूंजी व्यय कहते हैं, पूंजी व्यय, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जितने भी एक वित्तीय वर्ष में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जो खर्च करते हैं उसमें वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी निर्माण होता है, जैसे कि हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो पूंजी निर्माण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं राजस्व व्यय का जो 1,39,493 करोड़ व्यय करते हैं तथा पूंजी निर्माण में 26,203 करोड़ का व्यय करते हैं। हम लोग राजस्व व्यय में देखते हैं तो लगभग 29.7% जो खर्च होता है राजस्व व्यय में वो वेतन एवं पेंशन पे होता है। तो वेतन एवं पेंशन पे राजस्व व्यय का होता है। तो बिहार सरकार का जो मेजर जो खर्च होता है, मेजर पोर्शन, वो वेतन एवं पेंशन पे होता है। अब है कि खर्च तो हम लोग एक्सपेंडिचर शो करते हैं, भाई रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो रेवेन्यू बिहार सरकार को 2 तरीके से आता है। एक तो होता है कि आपने जो टैक्स होते हैं जो कलेक्शन करते हैं, टैक्स कलेक्शन करते हैं, उसमें 36,543 करोड़ आता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा जो
बिहार सरकार को आता है वो 98,128 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट पे जीएसटी में जो कलेक्शन होता है उसका शेयर आता है। 15वां वित्त आयोग जो है उसमें वित्त आयोग जो है उससे शेयर आता है। जीएसटी में जो लॉस होता है उसको कंपनसेशन के लिए जो क्षतिपूर्ति होते हैं वो सब पैसा, टोटल पैसा मिला के 98,128 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार सरकार को प्राप्त होता है। तो दो दो मेन पोर्शन है जिससे कि बिहार सरकार को राशि प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में एलाइड सर्विसेज में क्या होता है, क्या इकोनॉमी सर्वे में कहा गया है। तो इकोनॉमी सर्वे में कहा गया कि जो राज्य का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 17,95,000 मतलब 17.95 लाख टन का उत्पादन हुआ जो कि रिकॉर्ड है। तो आप इसको याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछे जाएंगे कि राज्य में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है, तो 17.95 लाख टन। सबसे ज्यादा जो पिछले 5 वर्षों में एवरेज देखते हैं तो चावल में वृद्धि दर 9.6% था, तो मक्का में 5%। राज्य सरकार जो है जो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उसमें एक भी कहा गया कि गंगा किनारे जितने भी 13 जिला हैं वहां पे जैविक पट्टी का निर्माण किया जाएगा। कहा गया कि गंगा किनारे दोनों छोरों के पे दोनों किनारे पे 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 17,000 एकड़ से भी अधिक एरिया को जैव C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वहां पे जैविक खाद उत्पादन करने के बाद, जैविक खाद का प्रयोग करने के बाद प्रमाण पत्र जैव C1 जारी किया गया है। अब है कि बागवानी क्षेत्र होता क्या है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संकुल आधारित है, मतलब ग्रुप में बागवानी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, छत पे बागवानी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, तथा जो बागवानी क्षेत्र को जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ही जो 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। 23 जिलों में समेकित बाल विकास मिशन तथा 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन। ये अब कहा जाए कि ये 2 तरह की योजनाएं क्यों हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस जो 23 जो जिलों में चलाई जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। केंद्र पालित योजनाएं हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा इसमें भी शेयर योगदान दिया जाता है। तो इसको हम लोग CSS बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 23 जिलों में समेकित बाल विकास मिशन तथा 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है, जो कि ये 23 जिलों में CSS के तहत सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती है, तथा 15 जिला हैं, टोटल मिला के 38 हो गए। 15 जिलों में राज्य सरकार के द्वारा अपने फंड से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें कहा गया है कि जो इसकी 90% सब्सिडी दी जाएगी। अब एक है बिहान ऐप, जो पहले भी कह चुके हैं कि इकोनॉमी सर्वे एवं बजट में जो भी टर्मोलॉजी यूज होता है उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक टर्म है बिहान ऐप। तो बिहान ऐप क्या है कि कृषि विभाग के द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जा रही है सबको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटली रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बिहान ऐप है। यहाँ से आप इसकी सुविधाएं का लाभ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बिहान ऐप लाया गया है। अब देखते हैं कि सकल फसल क्षेत्र टोटल बिहार में कितना है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र कितना, जितना भी सकल फसल क्षेत्र है उसमें से 54.35 लाख हेक्टेयर जो है उस सकल सिंचित क्षेत्र है। माने 72.97 लाख हेक्टेयर जो टोटल सकल फसल क्षेत्र है उसमें से 54.35 लाख हेक्टेयर वो सकल सिंचित क्षेत्र है। अब फसल सघनता 144% है, 144%, मतलब हो गया जो खेत है। अगर हम एक बार फसल अगर उपजाते हैं तो उसको एक बार माना जाएगा कि इसका मतलब 144%, मतलब काफी सारे जो क्षेत्र हैं उसमें एक से अधिक फसल हम लोग लेते हैं। किसी में 2 फसल लेते हैं, किसी में 3 फसल लेते हैं। इस तरह से जो परसेंटेज आता है वो 144% आता है। मतलब जितने भी 100% केस उससे लगभग 44% अधिक हम उपज कर रहे हैं। अब मछली का रिकॉर्ड उत्पादन बिहार में है 6.83 लाख टन। सबसे जो कि कहा जाता है कि बिहार ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर हो चुका है। तो मछली का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है उसको आप लोग याद रखिए, मधुबनी जिला में। एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मधुबनी जिला में मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार में कुल जो उत्पादन हो रहा है वो 6.83 लाख टन हो रहा है।
दूध का जो कुल उत्पादन है 115 लाख टन तथा अंडा का जो कुल उत्पादन है वो 301 करोड़ है। तो ये जो तीनों डेटा है आप लोग याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछे जाए। अब है कि इंडस्ट्री सेक्टर में बिहार में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में देख रहे हैं तीन जो एरिया है, इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। इस सेक्टर में काफी काम हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 57% जो अकेले हैं, 57% वो इथेनॉल उत्पादन में इन्वेस्टमेंट आया। यहाँ पे 159 जो उद्योग हैं उनको एनओसी प्राप्त हो चुका है, एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है। इसमें जो कुल जो इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है वो 32,454 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इथेनॉल उत्पादन के लिए हो रहा है। तो ये मेजर पोर्शन है, इसको कि आपको समझने की आवश्यकता है। आप इसको मेंस में कोट भी कर सकते हैं। अब कोरोना टाइम में आप पता ही होगा कि जो सेकंड फेज हुआ था, सेकंड फेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई है। इसके तहत जितने भी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त जो अस्पताल है वहां पे ऑक्सीजन के उत्पादन की जो ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित देने की बात कही गई है। यानी खुद वो जो अस्पताल होंगे वो खुद का अपना ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे, जिसमें से ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज हो का जो समस्या है उस पर निदान प्राप्त किया जा सके। अब बिहार स्टार्टअप नीति 2017 है, इसमें जितने भी युवा नई पीढ़ी के जो इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी हैं, उनको स्टार्टअप स्टैब्लिश करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाने के बाद बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में एक बात कही गई है। अब है कि बिहार में जो डिपेंडेंसी रेशियो है, निर्भरता अनुपात, वो काफी ज्यादा है। हम लोग देखते हैं निर्भरता अनुपात होता क्या है। तो जो 15 से जो 59 साल का जो एज ग्रुप है वो कार्यशील ग्रुप इसको हम लोग करते हैं, कार्यशील मतलब जो काम करता है। तो इसके पहले का जो एज ग्रुप है 0 से 14 ईयर्स, तथा यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 60 से अगर एवरेज ईयर्स 79 ईयर्स हम लोग मानते हैं तो ये जो ग्रुप है, ए ग्रुप तथा ए ग्रुप 0 से 14 साल, 0 से 14 वर्ष, ये दोनों इन पे डिपेंड होता है। तो ये जो निर्भरता अनुपात जो है 62% है, जो कि एवरेज राष्ट्रीय एवरेज हम लोग देखते हैं तो 46.14% है नेशनल एवरेज। लेकिन इसके कंपेरिजन में 62% काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन आप लोग जो भी है आपको डेटा याद रखिए, जो डिपेंडेंसी रेशियो बिहार में वो 62% है। इसका मेन रीजन है कि बिहार में जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर वो काफ़ी अधिक है। इसमें बिहार में बच्चों का जो अनुपात है वो 46% है। तो एक 46% जो टोटल जो एरिया है, जो बच्चे का जो अनुपात है वो इसी कारण 62% में ही 46% समाहित है। अब हम लोग रेवल श्रम के बात करें, पुरुष श्रमिक जो होते हैं सबसे अधिक, वो 45% जो लोग हैं वो कृषि, बागवानी तथा मत्स्य के क्षेत्र में जो काम में लगे हुए हैं। इसीलिए इसके जो मेनली इसको प्राइमरी सेक्टर हम लोग कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए। सेकेंडरी सेक्टर में जो निर्माण क्षेत्र है वहाँ पे 21% मजदूर लगे हुए हैं, पुरुष मजदूर की बात हम कर रहे हैं। तथा जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ पे थोक एवं खुदरा व्यापार, मोटर वाहनों का मरम्मत में 13% लोग लगे हुए हैं। तो सबसे कम जो योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में वो प्राइमरी सेक्टर का है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 14%, 45% लोग श्रमिक इसी में लगे हुए हैं। इसका जो योगदान है वो 65% के लगभग है। तो इसमें मात्र 13.5% ही श्रमिक लगे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत जो महिला श्रमिक है, महिला श्रमिक में देखते हैं कि लगभग 2/3 जो श्रमिक हैं वो कृषि, वानिकी एवं मत्स्य के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो परिवहन विभाग के द्वारा जो रोड सेफ्टी के क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। इसमें कि अवेयरनेस हो गया, लोगों का ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, ट्रेनिंग दे रही है। इसके कारण जो रोड सेफ्टी में काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त किया परिवहन विभाग। तो पिछले 3 वर्षों में इसी कारण देखते हैं कि पिछले 3 वर्षों में परिवहन विभाग को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पिछले 3 वर्षों में। ये है कि सर्वोत्तम नगर नगर बस सेवा पुरस्कार 2018, कोविड-19 कालीन शहरी परिवहन में जो इनोवेशन जो किया गया उसके लिए 2020 में पुरस्कार दिया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी पहल के लिए जरिए जो प्रभावी सेवा प्रदान करने में के लिए 2018 में पुरस्कार दिया गया है। बिहार में पथ सुरक्षा पहल जो है उसके कारण 2019 में पुरस्कार पुरस्कार बिहार सरकार को किया दिया गया। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है उसके लिए 2019 में बिहार सरकार को प्राइज दिया गया है, पुरस्कृत किया गया परिवहन डिपार्टमेंट को। अब एनर्जी सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो एनर्जी सेक्टर में बिहार जो है ऑलमोस्ट आत्मनिर्भर हो चुका है, वो दूसरे स्टेट को भी बिजली का सप्लाई आजकल करने लगे हैं। तो बिहार का जो कुल क्षमता है वो 6,422 मेगावाट है। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं इसको, कि आपको याद रखिए कि छः जो कुल कैपेसिटी बिहार की है, क्षमता उत्पादन क्षमता, वो 6,422 करोड़। बिहार में अभी वर्तमान में जितना उत्पादन हो रहा है उसके कारण आगे अगले 4-5 वर्षों में बिहार में बिजली का मांग और बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2023-24 तक बिहार में विभिन्न जो सोर्स है उसके कारण जो 6,422 करोड़ जो अभी उत्पादन हो रहा है उसके अतिरिक्त 6,607 करोड़ अतिरिक्त मेगावाट चरणबद्ध तरीके से इसका बढ़ाने की बात इसमें की जा रही है। बिहार राज्य में अभी टोटल 13 जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की जा रही है। 13 बिजली परियोजना का संचालन किया जा रहा है, इसमें इसकी कुल कैपेसिटी 54.3 मेगावाट है। इसको याद रखिए कि बिहार में जल विद्युत परियोजना से कुल कितना बिजली का उत्पादन हो रहा हो तो 54.3 मेगावाट। इसके अलावा जो ब्रेडा जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, जिसको हम लोग ब्रेडा भी बोलते हैं, ब्रेडा के द्वारा सौर संयंत्र सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते जितने भी सरकारी ब्लॉक स्तर पर जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, जितने भी खाली जगह पड़े हुए हैं, उस सभी में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, इसमें कि 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य ब्रेडा के द्वारा रखा गया है। अब बिहार की जो अगर हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन के सेक्टर में देखते हैं तो बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो अर्बनाइजेशन का है, शहरी पॉपुलेशन वो मात्र 11.3% का है। शहरीकरण का जो पैमाना है उसमें जो मेन है कि 75%, यानी 2/3 जो लोग हैं वो गैर कृषि क्षेत्र सेक्टर में, मतलब कृषि के अलावा दूसरे सेक्टर में भी काम कार्यरत होना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन बिहार हम लोग जानते हैं कि बिहार मूलतः जो है कृषि प्रधान स्टेट है। यहाँ का जो ज्यादातर लोगों का जो मेन जो व्यवसाय है वो कृषि है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग के द्वारा ये जो क्राइटेरिया है उसमें संशोधन किया गया। अब कहा गया कि 50% भी आबादी अगर गैर कृषि में लगे हुए हैं तो उसको भी हम अर्बनाइजेशन के केस में शहरी क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि 32 जो है 32 जो नगर पंचायत को नगर परिषद में बदला गया है, 5 जो पुराने नगर परिषद उसको नगर निगम में बदला गया है, तथा जो 12 जो नगर निगम है उसको क्षेत्रों का विस्तार किया गया है। तो इसके विस्तार करने के बाद जो अभी हम लोग देखते हैं जो अर्बनाइजेशन का जो पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो 15.3% हो गया है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में बिहार में कितनी परसेंटेज लोग शहरों में रह रहे हैं तो इसका आंसर होगा 15.3%, 15.53%। लेकिन अब पूछा जाएगा 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में शहरीकरण का कितना आबादी था तो उसका आंसर 11.3 ही रखिए मानिए। अब है कि हर घर नल का जल योजना में टारगेट रखा गया कि 2021-22 तक हम सभी घरों में साफ एवं सुरक्षित पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये इस योजना के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो 2024 तक है कि 2024 तक सभी घरों में हम साफ एवं सुरक्षित पेयजल का पाइपलाइन के जरिए उपलब्धता करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी पहले ही 2 साल पहले ही टारगेट को पूरा कर लिया गया है। अब सितंबर 2021 तक का इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा होता है वो सितंबर तक ही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2021 तक में 4,10,000 शौचालय का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं 142 तथा जितने भी वार्ड है 3,367 सभी ओडीएफ खुले शौचालय से मुक्त किए जा चुके हैं, ओडीएफ घोषित किए गए। यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो पोर्शन है कि जो व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4,000 तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8,000
टोटल 12,000 रुपया जो है शहरी क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा। टोटल जो 12,000 एक मुफ्त जो राशि है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपने सोर्स से ग्रामीण एरिया में व्यक्तिगत शौचालय मतलब पर्सनल टॉयलेट बनाने के लिए जो अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। अब बैंकिंग एवं एलाइड सर्विसेज में हम लोग देखते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है कि यहाँ पे जो है 2021 में जो ऋण जमा अनुपात मात्र 41.2% है, जबकि जो नेशनल अनुपात राष्ट्रीय अनुपात वो 71.7% मतलब 71% अनुपात राष्ट्रीय अनुपात है। उसके कंपेरेटिव में बिहार में मात्र 41% लगभग 30% कम है। ऋण जमा रेशियो होता क्या है कि जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो 100 रुपया अगर जमा किए तो मात्र 41 रुपया ही जो पैसा है वो ऋण के रूप में यानी डेब्ट के रूप में लोगों को दिया जा रहा है। अगर लोगों को जितना से ज़्यादा ऋण मिलेगा उतना ज़्यादा वो अपना आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, वो जो मनी है उसका मार्केट में सर्कुलेशन होगा। तो जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ही उस स्टेट के लिए वो फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा जो राष्ट्रीय औसत है वो 71 रुपया दिया जा रहा है 100 में रुपया में, लेकिन बिहार में मात्र 41 रुपया माने 41% ही ऋण जमा रेशियो है, तो ये काफ़ी कम है। यहाँ पे एकमात्र जो पूर्णिया जिला है बिहार में, एकमात्र जो पूर्णिया जिला है उसका जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मतलब यहाँ पे पूर्णिया जिला का हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार में है 81.1%, लगभग 82% जो है वो अनुपात है। सबसे कम जो है मुंगेर जिला का है 28%। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। बिहार काफ़ी पिछला स्टेट के रूप में आता है। यहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सामाजिक अधिसंरचना उस पर व्यय करने की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा लगभग अपने जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है टोटल एक्सपेंडिचर का 44% है जो सामाजिक सेवाओं पे व्यय किया जाता है। जैसे कि हो गया जितने भी पेंशन योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितने भी अन्य योजनाएं चलाई जा रही है उस पे इस ऐसी योजनाओं पे सामाजिक सेवाओं पे लगभग 44% बिहार सरकार के द्वारा व्यय किया जा रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो कार्यशील आबादी मतलब हो गया कि जो 15 से 59 साल के जो एज ग्रुप है, ये 15 से 59 साल का जो एज ग्रुप है उसको कार्यशील मतलब वर्किंग कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि इस ग्रुप में लोग कमाते हैं मतलब काम करते हैं। तो इकोनॉमी समय में यह भी अनुमान लगाया गया है कि आगे चल के हम इसमें ये जो 15 से 59 साल के जो आबादी का जो रेशियो है टोटल पॉपुलेशन में वो बढ़ेगा। जो 2021 में जो मात्र 53% जो आबादी है जो 2036 में बढ़ के 61% हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है जिससे कि हो सकता है कि बिहार का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो। अब 2020-21 में हम लोग देखते हैं जो महिलाओं जो सरकार जो व्यय कर रही है इसमें महिलाओं पे जो व्यय है वो है 16%। कुल जो व्यय कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए जो पर्टिकुलरली जो महिलाओं के लिए स्कीम चलाई जा रही है उसमें 16% जो व्यय है वो महिलाओं पे खर्च हो रहा है। अब बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये भी क्वेश्चन आते हैं कि चाइल्ड बजट का निर्माण कब से हुआ। तो ये 2013-14 से चाइल्ड बजट बनाना स्टार्ट बिहार में हुआ है। तो पिछले जो 7-8 वर्षों में 2013 से लेकर 18-19-20 तक तो टोटल जो हम लोग खर्च कर रहे हैं बाल बजट पे वो 14.2% है एवरेज ग्रुप में। तो हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वीमेन के केस में हम लोग देखते हैं कि 16% खर्च कर रहे हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग 14.2% खर्च कर रहे हैं। अब एज वाइज देखते हैं तो 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे का जो ग्रुप के जो आबादी वो कुल आबादी का 42% आबादी है 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं। अगर हम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं इसमें टोटल जो 42% हो गया इसको कुल आबादी में हम लोग देखते हैं तो इसका जो संख्या बाइट आता है वो 5,18,00,000 बच्चे हैं, जिसमें कि 4,66,00,000 जो बच्चे लगभग 90% है जो शहरी एरिया में ग्रामीण एरिया में रहते हैं तथा मात्र 53 लाख जो बच्चे लगभग 10% जो बच्चे वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर जेंडर बेस्ड पे हम लोग देखते हैं लैंगिक आधार पे तो लगभग 2,45,00,000 जो लड़कियां हैं
तथा 2,73,00,000 लड़के हैं। तो कुछ एक डेटा है जो कि आपको याद रखिए, आपको पीटी में भी डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा मेंस में भी आप आंसर लिखते हैं तो उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। अब बाल विकास में हम लोग देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे एक पोषण ट्रैकर, जितने भी 38 जिला के जो 544 परियोजना है, सभी 38 जिला के जितने भी 544 ब्लॉक है, सभी में बाल विकास परियोजना कार्यालय है। इनके माध्यम से ही ब्लॉक स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पोषाहार एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो जितने भी ये पोषण ट्रैकर में क्या है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जितने भी डेटा जो पोषाहार जो उपलब्ध कराया जाता है, अन्य सेवाएं जो दी जाती है, वो सभी आंकड़ों का प्रविष्टि इंट्री पोषण ट्रैकर के माध्यम से होगा, जिससे कि पता चल सके कि उस एरिया में कितना काम हो रहा है। अगर पेयजल और शौचालय की सुविधा में हम देखते हैं तो विद्यालय में लगभग 90% जो स्कूल है वहाँ पे पेयजल एवं शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है। एक टर्मिनोलॉजी आता है ई लोटस पोर्टल। जो कोविड के कारण जो स्कूल बंद हो गया थे वहाँ पे डिजिटली रूप से भी पढ़ाई ई कंटेंट जो मटेरियल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाने के बाद कही गई है। तो इसमें जो ई पोर्टल है वो है टीचर एवं विद्यार्थियों के लिए जो ई पुस्तकालय ई लाइब्रेरी बनाने की बात यहाँ पे कही गई है ई लोटस पोर्टल के माध्यम से। अब है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पटना में 5 तथा गया, मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर में एक मतलब टोटल 8 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित की गई है। अब तक टोटल कहा गया कि टोटल बिहार में 24 स्थापित करना है सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र, लेकिन अब तक 8 की जा चुकी है। राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन ऑलरेडी किया जा चुका है। इस नेचर सफारी हुआ कि प्रकृति आधारित नेचर बेस्ड जो मनोरंजन जो टूरिज्म के सेक्टर में जो प्रदान किया जाएगा उसको नेचर सफारी हम लोग कहते हैं। ये राजगीर में स्टैब्लिश किया जा चुका, बनाया जा चुका, इसका उद्घाटन भी ऑलरेडी हाल में ही किया गया है। 20 से 21 में लगभग 19 राज्य के लगभग 19 जिले प्रभावित हैं। अब है कि बिहार में काफ़ी लोगों की मृत्यु बिजली गिरने से हो जाती है। अगर ओवरऑल इंडिया में हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है परसेंटेज बाई वो उड़ीसा में होती है, लेकिन अगर हम लोग संख्या के हिसाब से देखते हैं तो यूपी में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है बिजली गिरने से। तो हम लोग बिहार में भी बड़ी आबादी है जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से होती है। तो इसमें एक इंद्रवज्र एक पोर्टल बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर बिजली गिरने की संभावना है तो बिजली गिरने के 40 मिनट पहले हम मोबाइल ऐप के माध्यम से या अन्य डिजिटली संदेश के माध्यम से हम लोगों को सूचना पहुंचाएंगे, जिससे कि वो सुरक्षित स्थान पे वो जा सके। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि बिहार इकोनॉमी सर्वे में 2021-22 में चर्चा की गई है। तो इससे संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बिहार बजट तथा इकोनॉमी सर्वे से संबंधित, तो अगले कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, जिससे कि डायरेक्ट रूप से जो क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं उसकी चर्चा मैं उसमें करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अगले 1 या 2 महीने का जो समय बचा उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ बिहार स्पेसिफिक या अन्य जो क्षेत्र है जो कि ट्रेडिशनल के अलावा नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर है जहाँ पे लोग कम ध्यान देते हैं, वैसे क्षेत्र सेक्टर में मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।